जिस तरीके से इंसान के शरीर में से जब सांसें निकल जाती हैं और उसके अंदर कुछ नहीं बचता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब बिज़नेस से पैसा निकल जाता है, फाइनेंस निकल जाता है, तो बिज़नेस के अंदर भी कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल सही सुना है गाइज़ आपने और बिल्कुल सही देखा है थंबनेल के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं बिज़नेस स्टडी हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। आपके इतने मैसेजेस के बाद कि सर हमारा बिज़नेस स्टडी का एग्ज़ाम है, आप जो है बिज़नेस स्टडी की जो है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो है प्रिपरेशन कराइए, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आप सबकी डिमांड के ऊपर भाई हम जो है इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर फ्री हैं तो कानों में लगा लीजिए लीड और लेट जाइए पलंग पे मस्त तकिया लगा के, क्योंकि हम करने वाले हैं वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय और वित्तीय नियोजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ए से लेके जेड तक यूनिट 9 हम जो है पढ़ने वाले हैं। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़ीरो नॉलेज है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। मैं आपको जो है ज़ीरो से हीरो बनाने वाला हूँ। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। आपको वन शॉट के अंदर, जी हाँ, वन शॉट के अंदर आपको बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है ये आपकी, तो बहुत ही अच्छे से इसको करके जाइएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है, तो बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपने इन दोनों यूनिट को तबीयत से पढ़ लिया, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, 3 वर्ड हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। पहला वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा वर्ड है फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा वर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय और वित्तीय नियोजन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेटा बात करने वाले हैं वित्तीय प्रबंध की, कि वित्तीय प्रबंध जो है ये क्या होता है, किस चीज़ को जो है वित्तीय प्रबंध कहते हैं। तो आप इसके नाम से ही देख लीजिए कि भाई इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है। भाई वित्तीय प्रबंध जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वित्तीय, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं प्रबंध, ठीक है। वित्तीय प्रबंध 2 वर्ड से मिलकर बना है, जैसे आपको पता ही चल रहा है। पहला जो है वो है वित्त, वित्त का मतलब हो गया आपका फाइनेंस, ठीक है, और प्रबंध, प्रबंध का मतलब क्या हो गया, प्रबंध का मतलब हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या हो गया, वित्तीय प्रबंध का मतलब हो गया कि भाई वित्त का प्रबंध करना है। सिंपल सी बात है। आप क्या हो गया, लो जी कितनी अच्छी बात बताई है, वित्त का प्रबंध करना है। अबे भाई ये तो मुझे भी पता है वित्त का प्रबंध करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा वित्त का प्रबंध करने के लिए, क्या क्या स्टेप मुझे लेने पड़ेंगे वित्त का प्रबंध करने के लिए, ये बताइए। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी किताबी लैंग्वेज की बात करते हैं कि भाई वित्तीय प्रबंध का जो है मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी, अगर हम किताबी लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इसका अभिप्राय, भाई मत लिख देना यहाँ पे, इसका अभिप्राय प्रबंध की उस ब्रांच से है, इसका अभिप्राय प्रबंध की उस ब्रांच से है। कौन सी ब्रांच से है, उस ब्रांच से है जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध पैसे से है। सिंपल सी बात है भाई, इसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो इसका संबंध किससे है, पैसे से है। जिसका संबंध धन की, अब 2 वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति, धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है, धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, इसको आपको ज़रा बेटा यहाँ पे समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ के अंदर डील करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की वो ब्रांच है जो कि डील करता है कि भाई पैसा जो है ना कहाँ से आएगा, पैसा जो है कहाँ कहाँ से आएगा और उस पैसे का इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन जो है किस तरीके से हो पाएगा। इन दोनों चीज़ों के अंदर जो डील करता है वो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है कि पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा जहाँ से भी आएगा, अगर आपके पास आ गया पैसा, फिर उस पैसे को इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए। इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन का करने का ये मतलब है कि आपकी जो कंपनी है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रॉफिट अर्न हो सके, उस चीज़ को कहते हैं इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन। आपका
आपका जो कंपनी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, इस तरीके से आपको फाइनेंस का यूज़ करना है। यहाँ पे जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस को जो है पुटअप किया जाता है। अगर हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की, तो यहाँ पे जो है बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस के आंसर को जो है निकाला जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस है? पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई वित्तीय प्रबंध का मतलब है कि पैसा कहाँ से आएगा और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चनों के आंसर देखे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपका धन की आवश्यकता। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है धन की आवश्यकता, कि आपकी कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत है, सबसे पहला। दूसरा बेटा क्वेश्चन ये है कि चलो मेरे को पता चल गया, मुझे जो है 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, मेरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये जो 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, ये जो 1 करोड़ रुपए है, ये बेटा पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे? पैसे प्राप्त करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम इस धन को कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, तो हमें किस किस सोर्स से पैसा लेना है ये आपको देखना पड़ेगा। विभिन्न संसाधनों व उनकी मात्रा, विभिन्न संसाधनों व उनकी मात्रा को क्या करना? उनकी मात्रा को निश्चित करना। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला धन को प्राप्त करने के कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि बेटा आपको पता ही होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, जैसे कि अगर हम संसाधनों की बात करते हैं तो धन के, अगर हम संसाधनों की बात करते हैं तो सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा 2 तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका अल्पकालीन और अल्पकालीन सोर्सेज, और दूसरा जो होता है आपका, ये होता है आपका दीर्घकालीन सोर्सेज। ठीक है, शॉर्ट टर्म इसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, और इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो सबसे पहला सोर्स आता है इसको कहते हैं समता अंश, जिसको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो इसके अंदर आता है उसको हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, जिसको हम इंग्लिश में जो है प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ठीक है, पहला होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा जो होता है इसको आप जो है ऋण पूंजी के नाम से जान सकते हो, इसको बेटा इंग्लिश में जो है डेप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कई सारे सोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म के। इसी तरीके से बेटा शॉर्ट टर्म के अंदर भी कई तरीके के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक डिमांड डिपॉजिट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है। ठीक है, तो कई सारे सोर्सेज होते हैं, ये भी हम आगे सब पढ़ेंगे। तो आपको ये देखना विभिन्न संसाधनों व उनकी मात्रा को निश्चित करना। बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर बेटा हमें किस सोर्स से पैसा लेना चाहिए, किस सोर्स से हमको पैसा लेना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरे को 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो 1 करोड़ रुपए हैं बेटा, ये मैं क्या सारे के सारे इक्विटी से ले लूँ, क्या मैं ये सारे के सारे प्रेफरेंस से ले लूँ, क्या ये मैं सारे के सारे डिबेंचर से ले लूँ, किससे मुझे ये पैसा लेना चाहिए, और जो भी मैंने सोर्स को सिलेक्ट किया है उनसे कितना कितना पैसा लेना चाहिए। इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो वित्तीय प्रबंध के अंदर जो है फाइंड आउट किया जाता है। और जब बेटा इनसे पैसा कलेक्ट किया जाएगा, इस पैसे को कंपनी के अंदर लगाया जाएगा, तो फिर इस पैसे को जब कंपनी में लगाया जाएगा तो फिर बेटा कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो बेटा लाभ का जो विभाजन है, लाभ का जो विभाजन है वो किस तरीके से किया जाएगा। मतलब कि आपका जो लाभ है वो बेटा 2 जगह जा सकता है। 2 जगह कहाँ कहाँ जा सकता है? या तो बेटा आपने अपनी कंपनी के अंदर जो समता अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं,
ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, या तो उसके आपको उनको जो है बेटा लाभांश में देना पड़ेगा एज अ डिविडेंड, क्योंकि कोई भी बंदा जब किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है तो बेटा वो जो लाभ होता है वो कहाँ कहाँ जाता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि भाई लाभ जो है ना उसका 3 जगह पे क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला आपने बेटा पढ़ा था इकोनॉमिक्स के अंदर निगम कर, सबसे पहले तो बेटा सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था निगम बचत, जो पैसा सेव कर लेती है, और तीसरा जो होता है वो होता है लाभांश। तो लाभांश जो है वो बेटा बेसिकली 3 लाभ जो होता है कंपनी का, जो टोटल प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया होता है वो 3 जगह जाता है। पहले तो टैक्स में जाता है, ठीक है। लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड, जिन्होंने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनको डिविडेंड देना पड़ता है, या कंपनी उस पैसे जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पोर्शन सेव करके रख लेती है भविष्य के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संचय। क्या कहते हैं बेटा उसको हम कहते हैं संचय, उसको हम कहते हैं रिजर्व्स। फ्यूचर के लिए पैसे को सेव करना संचय कहलाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा एज अ डिविडेंड देना चाहिए, मुझे कितना पैसा एज अ डिविडेंड देना चाहिए, और मुझे कितना पैसा एज अ रिज़र्व रखना चाहिए। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं बेटा, ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइंड आउट करते हैं। आप देख लीजिए, आपको अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ के अंदर डील करेगा, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। मैंने बोला वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है वित्त का प्रबंध करना। अब वित्त के प्रबंध करने का मतलब है कि आपकी कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, किस किस सोर्स से आएगा, और उस पैसे का इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा ताकि कंपनी को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके, और जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसका कितना पोर्शन डिविडेंड में जाना चाहिए, कितना पोर्शन रिजर्व्स में जाना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हम बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर निकालते हैं। इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। सोर्सेज, लॉन्ग टर्म के सोर्सेज बेटा क्या क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे बेटा। डिमांड डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब क्या होते हैं ये भी अब आगे आएंगे, इसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपको अभी इतना वो करने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या होते हैं, तो मुझे पता ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इससे आप फैमिलियर होंगे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो ये आपको पता ही होगा, तो ये मुझे बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इससे आप फैमिलियर नहीं होंगे तो ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे आगे वाली यूनिट में कि ये सब बेटा क्या होते हैं। तो कंपनी को ये देखना मुझे किस सोर्स से पैसा लेना चाहिए और कितना कितना पैसा लेना चाहिए। क्या मुझे सारा पैसा इक्विटी से लेना चाहिए, क्या मुझे सारा पैसा प्रेफरेंस से लेना चाहिए, क्या मुझे सारा पैसा डिबेंचर से लेना चाहिए। अगर तीनों से लेना चाहिए तो तीनों से कितना कितना लेना चाहिए, कितना लेने से फ़ायदा होगा, कितना लेने से नुकसान होगा। ये सब चीज़ का एनालाइजेशन बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। क्योंकि बेटा ये जो तीनों सोर्स होते हैं बेसिकली, अगर हम लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो ये जो लॉन्ग टर्म के जितने भी सोर्सेज होते हैं इसके अंदर क्या होता है, हर सोर्स की बेटा किसको दो चीज़ों के बेस पे हमको इसको देखना पड़ता है। पहला हमको देखना पड़ता है कॉस्ट के बेस पे, इसको हम लागत भी कह सकते हैं, और दूसरा हमको देखना पड़ता है रिस्क के बेस पे, जिसको हम जो है जोखिम कहते हैं। मतलब किस सोर्स के अंदर ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है, किस सोर्स के अंदर कम कॉस्टिंग आ रही है, कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्की है, कौन सा सबसे कम रिस्की है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके हमें जो है कंपनी को जितने भी पैसों की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें रिसोर्स को क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि कौन सा सोर्स जो है सस्ता होता है, कौन सा सोर्स महंगा होता है, कौन सा सोर्स जो है सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, कौन सा सबसे कम रिस्की होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी वित्तीय प्रबंध क्या होता है ये बात आपके भेजे में बहुत ही अच्छे से घुस गई होगी। आप ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका ये तो था वित्तीय प्रबंध। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है बेटा वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि वित्तीय प्रबंध का जो है, वित्तीय प्रबंध का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो देखिए
वित्तीय प्रबंध की अगर बेटा हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, और वो क्या होता है? वो होता है संपदा को अधिकतम करना। क्या होता है बेटा? वित्तीय प्रबंध का केवल एक ही उद्देश्य होता है, संपदा को अधिकतम करना। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या दिक्कत परेशानी है? इसको अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसको कहते हैं बेटा इंग्लिश में। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है ये ज़रा आप समझेंगे। मान लीजिए बेटा हम कोई भी कंपनी ले लेते हैं, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। ABC लिमिटेड का अभी जो है एक शेयर, मान लीजिए अभी एक शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, ठीक है। 100 रुपीज़ का एक शेयर है। अब मैंने क्या करा, मेरा नाम रोहित है, मैंने क्या करा, इस कंपनी के मैंने 50 शेयर जो हैं, 50 शेयर से जो है मैं इसके ख़रीदना चाहता हूँ। एक 100 रुपये का है, तो बेटा मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर मैं 50 ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे देने पड़ेंगे 5,000 रुपये। किसको देने पड़ेंगे? ABC लिमिटेड को मुझे जो है 5,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर मैं इसके 50 शेयर ख़रीदना चाहता हूँ। मैंने आज इसके बेटा शेयर ख़रीद लिए 9 तारीख को, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है, आज से सही 1 महीने बाद यही शेयर बेटा जो मैंने 100 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, इसी शेयर की वैल्यू अब आज से 1 महीने बाद कितने रुपए की हो जाती है? 200 रुपये की हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे? ये जो 100 रुपये है ये बेटा इसकी मार्केट वैल्यू है शेयर की। ये शेयर कितने रुपए का है? ये अभी 100 रुपये का है, लेकिन अब इस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज़ होकर 200 रुपये हो गई। तो बेटा मैंने 50 शेयर खरीद रखे हैं, तो कितने रुपये हो जाएंगे? अब 50 इंटू में 200, 50 इंटू में 200, मेरे पैसे हो जाएंगे 10,000 रुपये। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो 5,000 रुपये लगाए थे 1 महीने के अंदर अंदर उनकी जो वैल्यू है बेटा वो डबल हो चुकी है। यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैंने जो 5,000 रुपये लगाए थे वो 10,000 रुपये बन गए, मेरे 5,000 रुपये जो हैं डबल हो गए हैं। 5,000 से वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है। इसको हम जो है कहते हैं पूंजीगत लाभ। क्या कहते हैं इसको? पूंजीगत लाभ इसको कहते हैं, कैपिटल गेन। आपको जो है इससे फ़ायदा हो रहा है, कैपिटल गेन इसको कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कि जो अंश है, अंश का मतलब होता है शेयर, ठीक है। जो अंश है, और इसको मार्केट वैल्यू को क्या कहते हैं? ये मार्केट वैल्यू को कहते हैं बाजार भाव। क्या कहते हैं इसको? बाजार भाव। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ बेटा? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि जब अंश के बाजार भाव में क्या हुई, जब अंश के बाजार भाव में वृद्धि हुई, जब अंश के बाजार भाव में वृद्धि हुई, इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हुई, तो ये जो बंदा है जिसने शेयर खरीदा है, ये बंदा क्या कहलाएगा? ये बंदा जो है बेटा शेयर होल्डर कहलाएगा। जो बंदा शेयर खरीदता है वो बंदा शेयर होल्डर कहलाता है, अंशधारी। क्या कहलाता है ये? अंशधारी कहलाएगा, इसने शेयर खरीदे हैं। तो इसको 5,000 का गेन हो रहा है। इसी चीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटा तब होती है जब किसी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं, जब उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जब उनके बाजार भाव में वृद्धि देखने के लिए मिलती है, तो उस चीज़ को बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या है? वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना। मतलब कैसे भी करके कंपनी के बाजार भाव में क्या होनी चाहिए? कंपनी के बाजार भाव में जो है वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जब कंपनी के बाजार भाव में वृद्धि होगी तो ही उससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे बेटा उनको फ़ायदा होता है। वो ओनर हैं कंपनी के, जो भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, तो इससे कंपनी को फ़ायदा होता, कंपनी के ओनर्स को फ़ायदा होता है, और यही वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये है कि भाई इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आखिर ऐसा क्या किया जाए
संपदा अधिकतम करना है, अगर हमको संपदा अधिकतम करने के लिए, संपदा अधिकतम करने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो अगर हमें अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो आखिर क्या करना पड़ेगा जिससे कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको जो है बेटा तीन तरीके के जो डिसीज़न है, तीन तरीके के जो डिसीज़न है वो आपको जो है लेने पड़ते हैं। कौन कौन से डिसीज़न है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो डिसीज़न होता है वो होता है विनियोग निर्णय। क्या होता है सबसे पहला? सबसे पहला जो डिसीज़न होता है वो होता है विनियोग निर्णय। दूसरा जो डिसीज़न होता है उसको कहते हैं पूंजी व्यवस्था निर्णय। ठीक है, पूंजी व्यवस्था निर्णय या वित्त व्यवस्था निर्णय भी इसको कह सकते हो। और तीसरा जो डिसीज़न होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लाभांश निर्णय। ये तीन तरीके के डिसीज़न एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करने पड़ते हैं? एक फाइनेंस मैनेजर को ये तीन तरीके के डिसीज़न लेने पड़ते हैं। जब ये तीनों के तीनों डिसीज़न सही तरीके से लिए जाते हैं तो बेटा कंपनी के बाज़ार भाव में वृद्धि होती है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है। और शेयर की मार्केट वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है तो बेटा शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के ओनर है, उनको फ़ायदा होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है और फाइनेंस मैनेजर का अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट है, जो गोल है वो अचीव हो जाता है। तो ये तीन तरीके के डिसीज़न उसको सही तरीके से लेने होंगे। बेटा ये एग्ज़ाम के अंदर फिक्स क्वेश्चन है, इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है, या तो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस या बेटा डिविडेंड। इन तीनों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि यही एग्ज़ाम में आना है इस वाले यूनिट के अंदर से। तो हम सबसे पहले जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि विनियोग निर्णय जो है क्या होता है, फिर हम इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे और फिर हम इसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए जी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विनियोग निर्णय के रिगार्डिंग। विनियोग निर्णय के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, इसको हम जो है बेटा इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट डिसीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट डिसीज़न के नाम से जानते हैं। देखो, हमें सिंपल सी बात है, विनियोग निर्णय का जो बेटा लिंक है, इसका जो संबंध है वो किससे है? इसका जो संबंध है वो है संपत्ति से। किससे इसका लिंक? इसका जो लिंक है वो है बेटा संपत्ति से, वो है एसेट्स से, कि किस एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न का जो लिंक है वो बेटा संपत्ति के चयन से है। ठीक है, एसेट के सिलेक्शन से है कि किस एसेट का सिलेक्शन करना चाहिए और किस एसेट का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम बेटा कक्षा 11वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बेटा एसिड जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एसिड होते हैं पहले ज़रा आप ये समझेंगे। सबसे पहला जो एसिड होता है आपका, इसको हम जो है बेटा दीर्घकालीन संपत्तियां कहते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन संपत्तियां कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से आप इसको जो है जानते हो। और दूसरा आपने पढ़ा है अल्पकालीन संपत्तियां। ठीक है, अल्पकालीन संपत्तियां को हम जो है क्या कहते हैं, जिसको हम जो है शॉर्ट टर्म एसेट्स के नाम से जानते हैं। आप बेटा इनको जो है करंट एसेट के नाम से भी जानते हैं, आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा। और इनको आप जो है नॉन करंट एसेट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब एसेट तो भाई दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट और एक होते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे कि अगर हम बेटा करंट एसेट की अगर हम बात करते हैं तो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि भाई लाइक कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है। ठीक है, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बीआर, ये सब क्या होते हैं भाई? ये सब जो हैं आपके करंट एसेट होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई प्लांट एंड मशीनरी,
लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके जो हैं, ये सब आपके जो हैं भाई लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, है ना। करंट एसेट होते हैं कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, डीआर, और लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं बेटा आपका प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। तो क्योंकि बेटा एसेट दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको ये बोला कि विनियोग निर्णय जो होता है उसका लिंक किससे है, विनियोग निर्णय जो होता है उसका लिंक बेटा एसिड से है। अब क्योंकि एसिड दो तरीके के होते हैं, इसी वजह से बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो भी आपका जो है दो तरीके का हो जाएगा। जैसे कि वो डिसीजन जो दीर्घकालीन संपत्तियों से रिलेटेड है, तो उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, सिंपल सी बात। और जो बेटा करंट एसेट से रिलेटेड है, अल्पकालीन संपत्तियों से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अल्पकालीन विनियोग निर्णय। अबे भाई जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अल्पकालीन विनियोग निर्णय, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो डिसीजन शॉर्ट टर्म एसेट से रिलेटेड है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है कहलाता है, ठीक है। और आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसी को ही बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय होते हैं इसी को ही बेटा आपको ध्यान रखना है, इसी को ही जो है पूंजी बजटिंग के नाम से हम जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं हम इसको बेटा पूंजी बजटिंग भी कहते हैं, ठीक है। पूंजी बजटिंग का मतलब है कि लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बेटा या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाते हैं या पूंजी बजटिंग कहलाता है। और बिल्कुल सिमिलरली जो अल्पकालीन विनियोग निर्णय होते हैं इनको भी बेटा आप, इनका दूसरा भी नाम होता है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम जो है कार्यशील पूंजी का प्रबंध, ये भी आप इसको जो है कह सकते हो, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, हमें ये पढ़ना है बेटा कि इनको जो है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं बेटा, पूंजी बजटिंग या दीर्घकालीन विनियोग निर्णय या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या अल्पकालीन विनियोग निर्णय, ये एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमको ये पढ़ना है एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने ये बोला कि भाई या तो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल या डिविडेंड, इन तीनों में से एक आना है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट भी बोला कि दो तरीके की होती है, क्योंकि एसेट दो तरीके के होते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी दो तरीके के हैं। तो एग्ज़ाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको प्रभावित करने वाले घटक बताइए, प्रभावित करने वाले घटक, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे भी या यहाँ पे भी। या तो बेटा वो आपसे जो है प्रभावित करने वाले घटक, अब ये बेटा या तो वो आपसे अल्पकालीन के पूछेगा या वो बेटा आपसे दीर्घकालीन के पूछेगा, ठीक है भाई, क्योंकि ऐसे दो तरीके के हैं ना, या तो अल्पकालीन या दीर्घकालीन। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेटा वो आपसे केवल इतना पूछता है कि विनियोग निर्णय को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, उसने केवल ये बोला कि विनियोग निर्णय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बताइए, उसने ये बताया ही नहीं आपको कि मैं अल्पकालीन के पूछ रहा हूँ या दीर्घकालीन के पूछ रहा हूँ, केवल उसने बोला विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको जो है दीर्घकाल के ही लिखने हैं, अल्पकाल के नहीं लिखने, ठीक है। और जब स्पेशली पूछे कि दीर्घकालीन विनियोग को कौन कौन से प्रभावित करते हैं तब तो लिख ही दोगे आप, और अल्पकाल के पूछे तब भी लिख दोगे। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं अल्पकाल के रिगार्डिंग, कि अल्पकाल को कौन कौन से जो घटक हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अल्पकाल के अंदर बेटा दो घटक होते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे लिखेंगे तरलता, और दूसरा जो घटक लिखेंगे इसको कहते हैं लाभप्रदता। पहला आप क्या लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे तरलता और दूसरा लिखेंगे लाभप्रदता।
तरलता का भाई मतलब होता है लिक्विडिटी और लाभप्रदता का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये दोनों जो घटक हैं ये अल्पकालीन विनियोग निर्णय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब जरा इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब जो है क्या होता है। इन दोनों का मतलब ये होता है, मैंने आपको बोला कि भाई करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है। करंट एसेट के अंदर आता है कैश आता है, बैंक आता है, डेटर, स्टॉक, बीआर, ये सब चीज़ें आती हैं बेटा करंट एसेट के अंदर। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ये जो करंट एसेट होते हैं ना, जो करंट एसेट होते हैं, मैंने बोला भाई इसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से भी जो है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो जो आपके करंट एसेट होते हैं ना, वो बेटा हद से ज़्यादा होने चाहिए ना आपको जो है वो कम होने चाहिए। मतलब आपकी कंपनी में जितनी ज़रूरत है उतने ही करंट एसेट होने चाहिए, ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है ज़रा ये समझिए। अगर मान लीजिए आपके जो करंट एसेट हैं, करंट एसेट का मतलब होता है चालू संपत्तियाँ। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है चालू संपत्तियाँ। तो अगर आपकी चालू संपत्तियाँ जितनी होनी चाहिए आवश्यकता से कहीं ज़्यादा है, मान लो कैश वगैरह आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, तो मान लीजिए अगर आपके पास कैश की क्वांटिटी जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा आपकी कंपनी के अंदर है, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे उस पैसे का यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा और जो तरलता है वो क्या हो जाएगी, जो तरलता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। वो पैसा जो है क्या होगा, वो पैसा जो है वो बेटा पैसा बेकार पड़ा रहेगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और जब बेटा वो पैसा बेकार पड़ा रहेगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो आपकी जो लाभप्रदता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप कम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे क्योंकि वो जो अनयूटिलाइज फंड है उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है इस वजह से। और जब बेटा आपके पास कैश वगैरह जितना होना चाहिए आवश्यकता से उतना कम है, तो इससे क्या है बेटा, इससे जो लिक्विडिटी है कम है, पैसा आपके पास कम है। लिक्विडिटी का मतलब है क्या, आपके पास कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा है, तो अभी कैश कम है तो लिक्विडिटी कम है, तो इससे मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इसकी वजह से बेटा आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो आप अपनी कंपनी के अंदर, उसको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से काम रुक जाएगा, उत्पादन रुक जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और जब बेटा जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपकी लाभप्रदता क्या हो जाएगी, आपकी लाभप्रदता जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो आखिर किस तरीके से लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से अल्पकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करते हैं, ये मैंने आपको जो है यहाँ पे समझाया है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं बेटा दीर्घकालीन विनियोग निर्णय पे, कि दीर्घकालीन विनियोग निर्णय जो है वो किस तरीके से जो है, वो कौन कौन से घटक हैं जो कि इसको जो है प्रभावित करते हैं। इसके अंदर जो सबसे 3 ही घटक हैं, इसके अंदर सबसे पहला जो इसके अंदर घटक होता है इसको हम कहते हैं परियोजनाओं का रोकड़ प्रवाह। ये इसको जो है बेटा कहते हैं परियोजनाओं का रोकड़ प्रवाह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई, मैंने बोला दीर्घकालीन विनियोग निर्णय का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं, तो दीर्घकालीन की संपत्तियाँ होती हैं उसको कहते हैं बेटा। तो भैया एक एसेट को ख़रीदने के लिए, एक मशीन वगैरह को ख़रीदने के लिए, ठीक है, कई सारा रुपया लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लाखों रुपए की जो है मशीनें आती हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस भी एसेट के अंदर आप जो है इन्वेस्ट करने वाले हो, उस एसेट के अंदर कैश का जो है कितना आउटफ्लो लग रहा है, आउटफ्लो का मतलब उसको ख़रीदने के लिए उसकी कॉस्टिंग कितनी है। जो उसकी कॉस्टिंग होती है बेटा, मशीन की जो भी कॉस्टिंग होती है वही कैश का आउटफ्लो होता है, और वो बदले में आपको कितना कैश का इनफ्लो देकर जाएगी, कितना उससे कैश आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, रिटर्न में अर्निंग जो है आप कितनी कर पाओगे उससे,
ये होता है कैश का इनफ्लो। तो जिस भी मशीन के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर कितना पैसा लगेगा उसको कैश का आउटफ्लो कहते हैं, और वो आपको बदले में कितना रिटर्न कितना जनरेट करके देगी, इनफ्लो कितना होगा उस मशीन से। तो ये सब चीज़ों को आप प्रॉपर एनालाइज कीजिए, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा। अगर बेटा इनफ्लो जो है वो आपका ग्रेटर देन है, अगर इनफ्लो जो है वो आपका ग्रेटर देन है आउटफ्लो से, तो उस मशीन को जो है ओके कर दिया जाता है, उस मशीन में विनियोग कर दिया जाता है। अगर बेटा आपका जो इनफ्लो है वो कम है आउटफ्लो से, तो जो है बेटा उस मशीन को ओके नहीं किया जाता, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा लग रहा है और इतना वो जनरेट ही नहीं करके देगा इनफ्लो, तो फिर बेकार है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म को इफ़ेक्ट कर रहा है वो है परियोजनाओं का रोकड़ प्रवाह। दूसरा जो इसके अंदर फैक्टर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आय की दर। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं आय की दर। आय की दर का मतलब ये होता है, भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास दो मशीनें हैं, एक ए मशीन है और एक बी मशीन है। तो अगर बेटा आप खुद सोचिए, अगर आपको जो ए मशीन है इसकी जो लाभप्रदता है, इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू बी मशीन से इसकी जो लाभप्रदता है वो थोड़ी कम है एज़ कंपैरिजन टू ए। तो बेटा आप दोनों में से किस मशीन को प्रेफर करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की चीज़ है, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएंगे जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है। अगर आपके पास कई सारे विकल्प हैं तो आप उस विकल्प का चयन करेंगे जिसकी रिटर्न सबसे ज़्यादा है। हाइयर रिटर्न पे हमेशा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये तो कोई भी पागल से पागल भी बंदा बता देगा। तो दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है डिसीज़न को वो है रेट ऑफ रिटर्न, कि किस प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न ज़्यादा है और किस प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न कम है। और तीसरा जो आपको फैक्टर अफेक्ट करता है इसको कहते हैं संबंधित विनियोग कसौटी। क्या कहते हैं इसको? संबंधित विनियोग कसौटी। संबंधित विनियोग कसौटी का मतलब ये होता है कि कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ब्याज की दर है, ठीक है, ब्याज की दर है, ठीक है, और आय की दर है। अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ब्याज की दर है, आय की दर है, ठीक है, एंड रोकड़ प्रवाह है एंड धन है। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये भी किसी इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए बेटा एक मशीन मेरे को ख़रीदनी है, ठीक है, वो जो मशीन है वो बेटा 10 लाख रुपए की है। कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की वो मशीन है और मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। मैं ये जो 10 लाख रुपए है ये बेटा मैं SBI से लोन लेके क्या कर रहा हूँ, SBI से लोन लेके इस मशीन को ख़रीदूँगा और 5% के ब्याज की दर पे SBI मेरे को जो है बेटा लोन दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैंने SBI से 5% की ब्याज की दर पे 10 लाख का लोन लेके इस मशीन को ले लिया, और अगर बेटा इससे होने वाला जो रिटर्न है, मान लो 10 लाख रुपए मैंने लगा दिए और ये बदले में मेरे को बेटा केवल अगर 3% की ही आय जो है अर्जित करके देगा, आय की जो दर है इसकी रिटर्न जो देगा केवल 3% का देगा, तो आप खुद बताओ क्या ये इन्वेस्टमेंट करना सही है? भाई 5% का ब्याज लगा के आप 3% की रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो बेटा 2% आपको अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। तो ये डिसीज़न जो है बिल्कुल ही गलत है। एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होती है जहाँ पे बेटा रिटर्न की जो दर है वो ग्रेटर देन होती है किससे, ब्याज की दर से, वहाँ पे जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये आपका जो है सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहला डिसीज़न है विनियोग निर्णय, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि किस एसेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, किस एसेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाए। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जो है वो बेटा आपका प्रॉपर लिंक्ड है एसेट से, एसेट के सिलेक्शन से, कि किस एसेट का सिलेक्शन करना चाहिए और किस एसेट का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे डिसीज़न के रिगार्डिंग।
दूसरा जो आपका डिसीज़न है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वित्त व्यवस्था निर्णय। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं वित्त व्यवस्था निर्णय। फाइनेंसिंग डिसीज़न इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के बेटा कई सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है, डेप्ट कैपिटल होती है, कई सारे सोर्सेज होते हैं। तो बेटा फाइनेंसिंग डिसीज़न के अंदर ये देखा जाता है, फाइनेंसिंग डिसीज़न के अंदर ये देखा जाता है कि किस सोर्स से पैसा लेना सही होगा और किस सोर्स से पैसा लेना सही नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो है बेसिकली देखा जाता है। क्या सारा पैसा इक्विटी से ले लिया जाए, क्या सारा पैसा प्रेफरेंस से ले लिया जाए, क्या सारा पैसा जो है डेप्ट कैपिटल से ले लिया जाए, क्या तीनों से ही ले लिया जाए। ठीक है, तीनों से ले लिया जाए तो तीनों से कितना कितना ले लिया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे डिसीज़न फाइनेंसिंग डिसीज़न के अंदर जो है ये बेटा लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो डिसीज़न है, ये जो डिसीज़न है ये बेटा किस तरीके से लिए जाते हैं, आप पहले ज़रा इसको समझने से पहले आप बेटा ज़रा सबसे पहले दो चीज़ों को आपको जो है समझना बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इन तीनों के बारे में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बेटा कॉस्टिंग सस्ती होती है, किस कौन ज़्यादा रिस्की होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ज़रा समझनी पड़ेगी। तो हम बेटा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समता अंश के रिगार्डिंग और समता अंश के रिगार्डिंग और ऋण पूंजी के रिगार्डिंग। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर के रिगार्डिंग और हम बात करने वाले हैं डेप्ट के रिगार्डिंग कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है और कौन सा बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो दो पॉइंट के बेस पे बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेपरेट क्वेश्चन भी इस पे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बेस क्लियर होना चाहिए तो ही आप इसको कर सकते हो। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लागत के बेस पे और फिर हम बात करेंगे बेटा जोखिम के बेस पे। दो बेस पे हमें जो है इन दोनों में डिफरेंस बताना है, इक्विटी में और बेटा डेप्ट पे। ठीक है, डेप्ट के अंदर बेटा जितने भी लॉन्ग जैसे कि लाइक डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, ये सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर बेटा हम लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। जब हम लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमें नॉट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, हमें बेटा नॉट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, हमें बेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बेटा इक्विटी शेयर खरीदता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, जो डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो बेटा आपको पता ही है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना तो उनका डिविडेंड का रेट फिक्स होता, और अगर कभी कंपनी का समापन हो रहा होता है, कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में इनका पैसा सबसे लास्ट में रिटर्न किया जाता है। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इनका डिविडेंड की रेट फिक्स है, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो तो पता चलेगा। ना तो डिविडेंड की रेट फिक्स है, ठीक है, ना डिविडेंड की रेट फिक्स है, पैसा भी कभी कंपनी का समापन हो गया तो सबसे लास्ट में मिलेगा, जोखिम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बेटा ये महंगे होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये जो है ये सस्ते होते हैं डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिस्क कम होता है, इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए तूफान आ जाए, इसको बेटा ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को बेटा ध्यान रखना है आपको, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं इनको डिविडेंड मिलता है और जो डेप्ट कैपिटल होता है इनको बेटा ब्याज मिलता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सस्ता है ये, क्योंकि बेटा उसके पास रिस्क कम है, ठीक है, रिस्क कम है, उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कभी कंपनी का समापन हो रहा होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, इनका पैसा पहले वापस होता है। इस वजह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को रख के देखिए
कि आप कहीं पैसा लगा रहे हो, ब्याज भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और पैसा भी सबसे पहले वापस होगा, कोई रिस्क नहीं है, तो आपके लिए ये सस्ते पड़ रहे हैं। तो ये हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जबकि बेटा अगर हम जोखिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जोखिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बेटा, ये कम जोखिम वाले होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है बेटा, ये जो है ज़्यादा जोखिम वाले होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा क्यों होता है। अब ये समझिए, आखिर डेब्ट कैपिटल जो है वो ज़्यादा जोखिम वाली जो है वो क्यों होती है बेटा, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं बेटा, अगर कंपनी फेल टू पे हो जाती है उनका पैसा देने में, तो बेटा जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, केस कर सकता है, कंपनी को बंद करवा सकता है। जबकि ऐसा कोई राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास नहीं होता है कि वो कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह कर सके। ये केस कर सकता है अगर कंपनी फेल टू पे हो जाती है उसका पैसा वापस करने में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। इसलिए बेटा अगर कंपनी इससे पैसा ले रही है तो बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा, और इससे ले रही है तो कोई ज़्यादा सोचने समझने की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें जोखिम की, तो ये बेटा ज़्यादा जोखिम वाले होते हैं, ये कम जोखिम वाले होते हैं। अगर कंपनी को लगता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मैं पे कर दूंगी, क्योंकि बेटा ये देना ही पड़ेगा, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर उसे लगता है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, मैं दे दूंगी, तो ही उसको ये देना चाहिए, अदरवाइज़ उसको जो है बेटा इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। तो अभी हमने बात करी है बेटा इक्विटी और डेब्ट की, ठीक है। अब हम बेटा बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं डेब्ट कैपिटल की, ठीक है। डेब्ट कैपिटल की हम बात करने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की हम बात करने वाले हैं, ऋण पूंजी की, ठीक है, और हम बात करने वाले हैं पूर्वाधिकार, हम बात करने वाले हैं पूर्वाधिकार अंश की। तो ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश, इनमें बेटा क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये आपको ज़रा इसको पहले समझना पड़ेगा। आपको बेटा ध्यान रखना है, इसके अगेंस्ट में कंपनी को ब्याज देना पड़ता है, और इसके अगेंस्ट में कंपनी को लाभांश देना पड़ता है, डिविडेंड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है बेटा ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे समानताएं, कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो बेटा अगर सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनको बेटा फिक्स रेट से ब्याज दिया जाता है, देना ही देना है, ठीक है। यहाँ पे इनको फिक्स रेट से लाभांश दिया जाता है, मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है कि इनका जो है भाई फिक्स रहता है। तो क्योंकि ये दोनों बेटा फिक्स रहते हैं, यहाँ पे ब्याज भी देना ही देना पड़ेगा कंपनी को, और लाभांश भी देना ही देना पड़ेगा, इसलिए बेटा इन दोनों को जो है क्या कहते हैं, ये दोनों जो पूंजी के स्रोत होते हैं, इनको बेटा हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्थायी पूंजी लागत। क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम कहते हैं स्थायी पूंजी लागत, क्योंकि बेटा इसको पे करना ही पड़ता है, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, कुछ भी हो इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिक्स है अगर प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पहले मैं डिबेंचर की बात, पहले मैं पूरा बता देता हूँ, फिर ज़रा हम बात करते हैं। और दोनों की अगर सिमिलैरिटी की बात करें, तो एज़ कंपैरिजन टू इक्विटी बेटा ये सस्ते होते हैं और ये भी सस्ते होते हैं, तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है। एज़ कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर, ये दोनों ही सस्ते होते हैं। रीज़न मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, क्योंकि यहाँ पे बेटा रिस्क कम है, सब कुछ फिक्स रहता है। लेकिन अगर बेटा हम असमानता की बात करें, असमानता की, तो इनमें असमानता क्या है, तो बेटा जो ये जो ब्याज है ना, ब्याज मैंने जो डिबेंचर पे जो ब्याज जाता है, चाहे बेटा प्रॉफिट हो चाहे बेटा लॉस हो, कंपनी को भाई मैटर नहीं करता हमारे लिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ब्याज जो है वो बेटा देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने बोला भाई लाभांश जो है वो देना है, ठीक है, फिक्स रेट से देना है, लेकिन बेटा यहाँ पे लाभांश केवल तब दिया जाता है जब केवल लाभ होता है। हानि की सिचुएशन में यहाँ पे लाभांश जो है वो नहीं दिया जाता है। तो ये बेटा
डिससिमिलैरिटी है डिबेंचर के बीच में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में पहली, ठीक है। यहाँ तो देना ही पड़ेगा चाहे लाभ हो या हानि हो, यहाँ बेटा केवल जब लाभ होगा तो ही देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा अगर हम बात करते हैं डिससिमिलैरिटी की, तो यहाँ पे जो है बेटा कंपनी को जो है क्या होता है, यहाँ पे कंपनी को जो है टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं और यहाँ पे कंपनी को टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। ये बेटा इनके अंदर डिससिमिलैरिटी है। अब आप बोलेंगे जी भाई ये कैसे मिलते हैं टैक्स का बेनिफिट, तो बेटा मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ जो आपको लर्न करना है और आगे भी हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे भी बेटा ये फॉर्मेट काम आएगा, तो प्लीज़ इसको जो है याद रखिएगा। जैसे कि एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आता है बेटा EBIT, ठीक है। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले बेटा माइनस होता है इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, तो प्लीज़ ये फॉर्मेट याद रखिएगा। तो EBIT में से सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, जो भी हमने डिबेंचर से पैसे लिए हैं उस पर जितना भी इंटरेस्ट जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं EBT। इसको बेटा कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर बेटा हमको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट जाएगा उतना प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा बेटा, है ना। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट में से जितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर टैक्स लगता है। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट मेरा उतना ही कम, टैक्स उतना कम देना पड़ेगा, इसलिए बेटा डिबेंचर में टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो अब जो हमारे पास अमाउंट बचता है इसको कहते हैं बेटा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अब इसमें से बेटा क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो देखो अब प्रेफरेंस का डिविडेंड कहाँ दिया गया, टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसमें प्रेफरेंस से डिविडेंड दिया जा रहा है। तो यहाँ तो बेटा टैक्स का कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, तो ये PD लिखा हुआ है। PD का मतलब है बेटा प्रेफरेंस को डिविडेंड, ठीक है, पूर्वाधिकार का लाभांश है ये। और फिर जो अमाउंट बचता है उसको बेटा कहते हैं EAE, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, समता अंशधारियों का लाभ जो है वो ये होता है। तो ये फॉर्मेट आपको जो है बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो है ज़रा ध्यान से समझेंगे। हमने बोला वित्त व्यवस्था निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय का जो है क्या मतलब होता है, वित्त व्यवस्था निर्णय का मतलब है कि जो भी लॉन्ग टर्म के सोर्सेज हैं बेटा, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश या डिबेंचर, इससे कौन से सोर्स से पैसा लेना चाहिए और कितना पैसा लेना चाहिए, ये यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो इस पे मैंने पहले आपको इक्विटी, डिबेंचर के बारे में बताया, डेब्ट कैपिटल प्रेफरेंस के बारे में बताया। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसको प्रभावित करने वाले कारक, भाई यहाँ पे भी सेम वही टॉपिक आएगा। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होती है, यहाँ पे भी मैं बता ही देता हूँ क्योंकि आगे यही टॉपिक आना है। अब ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होती है इसमें क्या है, इसके अंदर यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे जितना भी पैसा है या तो वो बेटा लाभांश में बांट दे सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, या बेटा संचय के रूप में रख दे, ठीक है। तो ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है, जो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है, ये बेटा प्रॉफिट है, ठीक है, जो सारा का सारा समता अंशधारियों का है। अब या तो सारा का सारा एज अ डिविडेंड बांट दे समता अंशधारियों में, या बेटा रिजर्व में रख ले, फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो कितना पैसा यहाँ रखना चाहिए, कितना पैसा यहाँ रखना चाहिए, ये डिसीजन जो है बेटा लाभांश में लिया जाता है, जो हमें तीसरा पढ़ना है। फिलहाल अभी हम जो है इसको प्रभावित करने वाले घटक पढ़ रहे हैं, वित्तीय वाले को, ठीक है। प्रभावित करने वाले घटक, इसको जो है हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसको प्रभावित करने वाले अगर हम घटक की बात करते हैं तो कौन कौन से घटक हैं जो इसको जो है प्रभावित करते हैं। तो बेटा अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है, आप जो है सारा का सारा पढ़ चुके हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है बेटा लागत। लागत का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला
चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो जो है डिबेंचर हो, कुछ भी हो, सबके बदले में बेटा कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो आपको सबकी कॉस्ट को एनालाइज करना है और जिससे भी कॉस्टिंग सस्ती आ रही है वो जो है बेटा आपको क्या कर लेना है, उठा लेना है। जोखिम है दूसरा पॉइंट, मैंने आपको सारे बताए कौन सा मोर रिस्की होता है, कौन सा कम रिस्की होता है। तो जो भी बेटा कम रिस्की है, अगर आपको लग रहा है कि आप डिबेंचर जो हैं उसका ब्याज भी दे दोगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दोगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो बेटा आप जो है डिबेंचर से पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो आप डिबेंचर से पैसा ना लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो आपको अपना क्या देखना पड़ेगा, आपको अपना जो है रोकड़ प्रवाह की स्थिति देखनी पड़ेगी, कैश फ्लो की पोजीशन आपको जो है वो देखनी पड़ेगी बेटा। आपको कैश फ्लो की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी कि भाई मेरी कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है, इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो कैसा है। अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से तो बढ़िया है, अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो से तो बेकार है बेटा। इसके साथ साथ अगला आपको जो देखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको कहते हैं निर्गमन लागत। ठीक है, निर्गमन लागत का मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट का, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है बेटा जैसे हम हर किसी के बदले में कुछ ना कुछ जाएगा। ठीक है, इक्विटी के बदले में भी जाएगा, प्रेफरेंस के बदले में भी जाएगा, डिबेंचर के बदले में भी जाएगा, हर किसी के बदले में कुछ ना कुछ जाएगा। ठीक है, इनको इशू करने में, लागू करने में, इक्विटी शेयर जब इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर जब इशू किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर जब इशू किए जाते हैं, तो इनको इशू करते टाइम कई सारी कॉस्टिंग, कई सारे खर्चे आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट्स करवाना, कमीशन वगैरह देना, कई सारे खर्चे आते हैं जिनको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। लेकिन एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती। वो कौन सा सोर्स है बेटा, वो है बेटा ये जो संचय होता है रिजर्व्स, इसको बेटा संचित लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संचित लाभ, रिटेन अर्निंग, जो पैसा हमने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सेव करके रख रखा था। तो बेटा ये संचित लाभ एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है निर्गमन लागत का, कि जब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो कई सारे छोटे मोटे खर्चे आते हैं। जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म्स को प्रिंट कराना या अंडरराइटिंग कमीशंस देना, कई सारे खर्चे आते हैं, उसी को ही फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। और इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर तीनों में आते हैं। लेकिन ये भी बेटा लॉन्ग टर्म का सोर्स है, रिटेन अर्निंग, इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है। तो अगर आपके पास बेटा रिजर्व्स हैं, अगर आपने रिटेन अर्निंग कर रखी है, तो आप फ्लोटेशन कॉस्ट से अगर बचना चाहते हैं तो आपको बेटा संचित लाभ का जो है उपयोग करना चाहिए। पांचवा यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका स्थायी प्रचालन लागतों का स्तर। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि स्थायी लागतें कौन सी होती हैं। स्थायी लागतें जो होती हैं बेटा, ये होती हैं आपकी डिबेंचर और प्रेफरेंस वाली। तो अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई फिक्स नेचर का खर्चा आपके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, मान लो किराया जा रहा है, ठीक है, और अगर आप बेटा इनसे पैसा ले लोगे तो 2 खर्चे और हो जाएंगे आपके ऊपर फिक्स। तो अगर आपके ऊपर पहले से ही कोई फिक्स बर्डन है तो भैया आप इन फिक्स बर्डन से बचिए, इनसे पैसा ना लीजिए। और अगर आपके पास पहले से ही कोई फिक्स बर्डन नहीं है तो आप फिर इनसे पैसा लेने की सोच सकते हैं। ठीक है जी, ये सब पॉइंट्स हैं, पाँच ही फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। इतना आपको जो है याद नहीं रखना। या एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये एक और देख लीजिए, नियंत्रण को मानना। नियंत्रण को मानने का ये मतलब है बेटा कि कंपनी के ऊपर जो सारा का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर वाला होता है। अगर बेटा आपको फंड राइज करना है और आप कह रहे हैं मैं सारा पैसा इक्विटी से लूँगा, तो आपको बेटा नए इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे, जिससे पुराने वाले जो हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। क्योंकि बेटा अब नए वाले जो इक्विटी शेयर होल्डर आए हैं वो भी कंपनी के अंदर कंट्रोल और मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पुराने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल कई लोगों के हाथों में चला जाता है। तो ये भी आपको सब देखना पड़ेगा कि क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। ये होते हैं बेटा वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। अब बेटा हम बात करने वाले हैं कि लाभांश निर्णय को जो है, लाभांश निर्णय क्या होता है और
इसको कौन कौन से जो घटक हैं वो जो हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो लाभांश लाभांश निर्णय की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये बोला बेटा कि जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होता है वो पैसा दो जगह जाएगा, या तो सारा का सारा पैसा समता अंशधारियों में एज अ लाभांश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या बेटा हम उसको जो है एज अ रिटेन अर्निंग संचित लाभ के रूप में हम जो है उसको रख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा लाभांश में रखना चाहिए और कितना पैसा जो है संचित लाभ में रखना चाहिए। ये जो डिसीज़न लिया जाता है इसी डिसीज़न को डिविडेंड डिसीज़न के नाम से हम जो है जानते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या क्या है बेटा, इसको कौन कौन से घटक जो हैं वो प्रभावित करते हैं ये ज़रा समझिए। इसके अंदर जो सबसे पहला जो घटक है वो है बेटा आपका आय। क्या है सबसे पहले घटक का नाम? सबसे पहले घटक का नाम है आय। आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब ये होता है कि बेटा जो लाभांश है ना उसकी पेमेंट दो जगह से की जा सकती है। पहली बात तो जो भी आपकी वर्तमान लाभ है, करंट में आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो, और जो भी आपका संचित लाभ है वो, इन दोनों लाभों से डिविडेंड की पेमेंट जो है की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इन दोनों का जोड़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो है बेटा डिविडेंड पे हो सकता है, और इन दोनों का जोड़ जितना कम होगा उतना ही कम डिविडेंड जो है वो पे होगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए, वो है बेटा आपका आय। दूसरा जो फैक्टर है बेटा ये है आय की स्थिरता। पहला है आय और दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका आय की स्थिरता। जिस कंपनी की बेटा आय जो है, जिस कंपनी की आय स्थिर होती है, स्थिर का मतलब है कि भाई हर साल इतनी इनकम तो होनी ही होनी है, जिसकी आय स्थिर है वो बेटा ज़्यादा डिविडेंड पे करने की पोजीशन में होती है, और जिसकी आय जो है वो अस्थिर है वो बेटा कम लाभांश देने की सिचुएशन में जो है होती है। तो दूसरा जो फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए कम देना चाहिए, वो है इनकम की स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा तीसरा जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो है बेटा विकास की संभावनाएं। विकास की संभावनाओं का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर के अंदर आपके कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं हैं। अगर बेटा ग्रोथ के चांसेस हैं तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, अगर उसे लग रहा है भविष्य में हम कुछ करने वाले हैं, अपनी नई नई ब्रांचेस ओपन करने वाले हैं, तो लाभांश कम दो और रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखो, फ्यूचर के लिए रिजर्व वगैरह ज़्यादा बना के रखिए। और अगर बेटा आपको लग रहा है कि कोई चांसेस नहीं है फ्यूचर में ग्रोथ के, तो भाई लाभांश ज़्यादा देना चाहिए और रिटेन अर्निंग जो है वो कम करनी चाहिए, संचित लाभ जो है वो कम से कम करने चाहिए बेटा। चौथा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इसको कहते हैं बेटा रोकड़ प्रवाह की स्थिति। रोकड़ प्रवाह की स्थिति का मतलब कैश फ्लो की पोजीशन। तो सिंपल सी बात है, अगर बेटा आपका इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो ही आप पे करने की सिचुएशन में हो, तो ही आपकी पोजीशन जो है वो अच्छी है। तो भैया अगर इनफ्लो आउटफ्लो इन सब चीज़ों को चेक कर लीजिए कि लाभांश का जो भुगतान करते टाइम आपके पास इतना इनफ्लो है भी या नहीं है। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह की स्थिति है जो अगला फैक्टर है जो इस चीज़ को जो है इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं, 4 पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आना, इससे ज़्यादा नहीं आना। ठीक है, ये फैक्टर है बेटा जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने तीनों के तीनों आपको बता दिए हैं बेटा। इन तीनों में से अगर आपने 1 घंटे की क्लास आज ले ली है मेरे से, आपके 3 नंबर जो हैं पक्के हो चुके हैं, और वो आपके ऊपर है कि कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसमें आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहीं सोचो ख़त्म हो गए, एक छोटा सा टॉपिक और है ये। तो फाइनेंस मैनेजर को ऐसा वो क्या करे जिससे बेटा उसके शेयर्स की जो वैल्यू है, उनका जो अंश का जो बाजार भाव है वो बड़े, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। उसके लिए बेटा ये और ये तीनों डिसीज़न उसको जो है सही तरीके से लेने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, तब जाके जो है वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन होगी, फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्ट अचीव हो पाएगा। ये करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अच्छा
ये बेटा आपका 3 नंबर का एग्ज़ाम में आना ही आना है। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक है बेटा, छोटा सा ही है, 2 मिनट का हो रहा है, ये ज़रा समझ लीजिए। इसको कहते हैं, टॉपिक का नाम है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन का जो है क्या मतलब होता है? अभी हमने बेटा वित्तीय प्रबंध पढ़ा है, अब हम बात करने वाले हैं वित्तीय नियोजन से। वित्तीय नियोजन का मतलब क्या होता है, इसके अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अब हमें फाइनेंस की प्लानिंग करनी है, मतलब कि इसका अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक संगठन की भावी क्रियाओं, एक संगठन की भावी क्रियाओं का क्या करना, एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका तैयार करना। वित्तीय खाका तैयार करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा आपका वित्तीय नियोजन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले आप समझिए बेटा, भावी क्रियाएं जो हैं वो क्या होता है। भावी क्रियाओं का मतलब होता है फ्यूचर ऑपरेशन, के कंपनी जो है फ्यूचर्स में क्या क्या करने वाली है, फ्यूचर एक्टिविटी। एंड वित्तीय खाका का मतलब होता है, वित्तीय खाका का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, के कंपनी फ्यूचर के अंदर क्या क्या करने वाली है, क्या क्या फ्यूचर ऑपरेशंस करने वाली है, उसका एक ब्लूप्रिंट क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, क्या कहलाता है वो बेटा वित्तीय नियोजन जो है कहलाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेटा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ये आता है बेटा कि वित्तीय नियोजन क्या होता है, इसके जो है उद्देश्य और इसका महत्व ये आ जाता है। तो इसके अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो इसके बेटा इसके जो हैं केवल 2 ही उद्देश्य होते हैं। ठीक है, पहला जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है समय पर वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, समय पर वित्त उपलब्ध कराना सबसे पहला इसका ये उद्देश्य होता है कि भाई जब कंपनी को ज़रूरत हो टाइम पे, क्योंकि जो पैसा टाइम पे ना मिले वो बेकार है बेटा। ठीक है, और क्या कहते हैं, और यहाँ पे ये देखा जाता है बेटा समय को कंपनी को टाइम पे पैसे अवेलेबल कराना, और जितने भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जितने भी सोर्सेज होते हैं, किन से कितना कितना पैसा लिया जाए, ये भी जो है यहाँ पे देखा जाता है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है इसको कहते हैं वित्त का उपयुक्त शेष, वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना, वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जो हमने अल्पकाल वाला वो पढ़ा था कि भाई जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत ही कम होनी चाहिए। क्योंकि बेटा मैंने आपको ये बोला कि अगर तरलता ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तरलता कम हो गई, दोनों ही चीज़ों से प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है। तो तरलता ना तो हद से ज़्यादा होनी चाहिए ना ही हद से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो रोकड़ बेकार पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। कम होगी तो डे टू डे एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो वित्त का उपयुक्त शेष का मतलब है बैलेंस बना के रखना इस चीज़ के अंदर। तो इसके बेटा केवल 2 उद्देश्य होते हैं, पैसे को समय पर उपलब्ध कराना और लिक्विडिटी को बैलेंस करके रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा इसके महत्व की बात करते हैं, अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं बेटा, एग्ज़ाम में महत्व भी आ सकता है और उद्देश्य भी आ सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसका उद्देश्य, इसका महत्व। ठीक है, तो इसके अगर हम महत्व की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका महत्व होता है वो है, 3 ही पॉइंट याद करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वर्तमान को भविष्य से जोड़ना, वर्तमान को भविष्य से जोड़ना। क्योंकि अभी हमने पढ़ा बेटा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है फ्यूचर के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है उसका एक वित्तीय खाता हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी रिस्क वगैरह क्रिएट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फिर भविष्य अनिश्चित है, तो उसके जोखिम को कम करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, पैसा कम पड़ रहा है, वैसे फ्यूचर के अंदर जो जो ऑपरेशन कंपनी करने वाली है उसका एक अंदाज़ा पहले ही लगा लिया, तो उसके हिसाब से कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसों की ज़रूरत ज़्यादा है तो भैया कैसे होगा उसका इंतज़ाम, भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो भविष्य के अंदर जोखिम को कम करने का काम करता है ये, तो वर्तमान को भविष्य से जोड़ना। ठीक है,
इसके साथ साथ दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं इजी आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, वित्तीय नियंत्रण। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या होता है बेटा, टोटली जितनी भी फाइनेंस की एक्टिविटी होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है जिसमें पैसा लगता है, उस पर जो है प्रॉपर कंट्रोल करके जो है रखा जाता है। और लास्ट में लिखेंगे बेटा, वित्त की बर्बादी पर रोक। क्या लिख देंगे आप यहाँ पे आप लिख देंगे वित्त की बर्बादी पर रोक। पैसे का वेस्टेज जो है यहाँ पे नहीं होने दिया जाता है, पैसे का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, इस वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो की जाती है बेटा। तो 3 नंबर का ही आएगा, 3 पॉइंट ही आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आपको जो है बेटा वित्तीय प्रबंध, वित्तीय नियोजन और वित्तीय निर्णय बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर बेटा ये आपको समझ में आ चुका है तो 2 क्वेश्चन भी बेटा इसके ऊपर से बन सकते हैं। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसे एक 3 का, एक 2 का, एक 3, 2 2 3 3 के भी आ सकते हैं। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 1 घंटे की क्लास ले ली है तो बेटा मैं ये मानता हूँ 6 नंबर तो आपके जो हैं कहीं नहीं गए हैं, इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो बेटा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।